नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। बस 27 घंटे और 27 घंटे बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की तरफ से उन्होंने सरकार बनाने का न्योता मिल चुका है। वैसे भी एनडीए को मिले बहुमत के बाद मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कोई कंफ्यूजन जो है कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब सवाल है कि ये मिलीजुली सरकार है और ऐसे में कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी। सरकार के कई मौजूदा मंत्री जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं। यूपी जैसे राज्य में जहां सबसे ज्यादा मंत्री थे वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में भी बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। लेकिन यही दो राज्य हैं जहां 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, 3 महीने बाद अक्टूबर में। इसलिए इन राज्यों को भी मंत्रिमंडल में पूरा प्रतिनिधित्व देना होगा। नरेंद्र मोदी जान चुके हैं कि कास्ट इक्वेशन को साधना कितना जरूरी है। यूपी में जिस तरह दलित और कई गैर यादव ओबीसी वोटर बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ गए हैं, उसने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टेंशन जो है बढ़ा दी है। इस वर्ग के पॉलिटिकल एस्पिरेशन को अगर पूरा करना है तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में इनके चेहरों को प्रतिनिधित्व देना होगा। इसलिए सहयोगी दलों को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि इस बार बहुमत के लिए कहीं ना कहीं सहयोगी दलों का साथ बीजेपी को चाहिए ही। कहा जा रहा है कि वो कोई डिमांड नहीं रख रहे, ब्लैकमेल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन्हें खुश रखना होगा। कैबिनेट का गठन करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन कुछ पार्टियों ने खुलकर तो कई दलों ने मंत्रालयों को लेकर अपनी मांगे, इच्छाएं कहकर सामने रखती हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि मोदी अपने पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में इस बार कैबिनेट फॉर्मेशन में क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं और इस बार का कैबिनेट फॉर्मेशन क्यों एक टफ टास्क है। मंत्री पद के बंटवारे में, विभागों के बंटवारे में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे कास्ट इक्वेशन और सहयोगियों के प्रतिनिधित्व और इच्छाओं का ख्याल रखते हुए कैसे वो जो है अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे। इस पर चर्चाएं क्या कह रही हैं, सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है, विरोधी दलों की क्या आवाजें आ रही हैं और सहयोगी दलों की क्या मांगे आ रही हैं, हर अपडेट अगले 60 मिनट में हम आपको समझाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 4 मिनिस्ट्रीज की। आइए आपको दिखाते हैं कि टॉप 4 मिनिस्ट्रीज में जो है बीजेपी अपने पास ही रखने जा रही है। कहा जा रहा है कि जो टॉप 4 मंत्रालय हैं, क्योंकि ये चारों मंत्री जो हैं सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में होते हैं, तो इसीलिए ये बीजेपी किसी को नहीं देने वाली है। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह है मौजूदा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण इस वक्त मौजूदा वित्त मंत्री हैं और एस जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ये 4 मंत्रालय तो कम से कम अपने किसी साथी को नहीं देने जा रही। खबरें जरूर आ रही थी कि कोई ये डिमांड रख रहा है, कोई वो डिमांड रख रहा है, लेकिन अभी तक जो स्थिति सामने आ रही है कि कोई भी डिमांड नहीं होगी। ये 4 जो सीसीएस के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज बीजेपी अपने पास रखेगी। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि क्या डिपार्टमेंटल चेंज हो सकते हैं, क्या चेहरे बदल सकते हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह को बदलने का सवाल उठता हो, ऐसा नहीं लगता। अमित शाह अगर बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं तो बात दूसरी है, वरना होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास रहेगी। राजनाथ सिंह के पास फिर से रक्षा मंत्रालय जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर ने जैसा काम किया है उसे देखते हुए मोदी उन्हें विदेश मंत्रालय में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डिप्लोमैट रहे हैं और उसके बाद विदेश मंत्रालय में जितना टफ टाइम उन्होंने बहुत स्मूथली निकाला है और बहुत ही स्ट्रांगली इंडिया की ओपिनियन रखी है, तो उसको लेकर लग रहा है कि विदेश मंत्रालय जो है वो रहेगा एस जयशंकर के पास। लेकिन निर्मला सीतारमण को लेकर जरूर सवाल है। वित्त मंत्री के तौर पर इकोनॉमी के फंडामेंटल मजबूत करने, पब्लिक सेक्टर बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने में उनका काम काबिल तारीफ तो रहा, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनकर निर्मला सीतारमण के सामने हर जगह सवाल लेकर आता रहा। मिडिल क्लास उनको लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता है। सोशल मीडिया पर लगातार कुछ ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जो निर्मला सीतारमण के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में मिडिल क्लास को खुश करने के लिए जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, तो उसको भी खुश करने के लिए क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, देखना होगा कि अगर ये मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास से जाता है तो किसके पास जाता है और क्या वाकई में बदलाव भी जाएगा। तो ये दिलचस्प होगा। बाकी जो कमोबेश स्थिति है उसको लेकर अटकलें जो है अपनी अपनी हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो सोशल मीडिया की खबरें, अफवाहें, अटकलें, कुछ भी कह लीजिए, चकल्लस, वो क्या कुछ कह रही हैं और अंदर खेमे से क्या कुछ खबर आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भाई अंदर खेमे से मीडिया वाले कुछ भी कहकर चला दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीजेपी तभी खबरें देती है जब उसे देनी होती है। आपको बता दें कि चारों मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी के पास रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कौन होगा चेहरा, इसको लेकर खबरें हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि भाई
जो 10 मजबूत मंत्रालय हैं उनमें क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय के तौर पर अच्छा कामकाज संभाला है, तो हो सकता है कि वो कंटिन्यू करें। नितिन गडकरी तो वाहवाही लूटते हैं विरोधियों की भी, परिवहन मंत्रालय और जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पूरा का पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है, तो हो सकता है कि वो कंटिन्यू करें। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो टीडीपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। कृषि विभाग की डिमांड जेडीएस ने की है, तो लेकिन क्या ये जेडीएस को मिलता है या नहीं, या अपने पास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बीजेपी के पास ही रखना चाहेंगे, अपने किसी भरोसेमंद चेहरे को देना चाहेंगे। ऊर्जा विभाग जेडीयू को मिल सकता है, इस तरह की खबरें जो है वो निकलकर आ रही हैं। तो इस बार जैसे कि हमने कहा था कि सहयोगियों को भी साधना है, तो उनको किस तरह से महत्वपूर्ण मंत्रालय, उनकी पसंद के मंत्रालय दिए जा सकते हैं, यहां पर ये लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं। इस बीच आईटी, हेल्थ और जो शिपिंग हैं, पोर्ट, ये तमाम मंत्रालय जो हैं किसके पास जा सकते हैं, इसको लेकर भी अटकल है। जल शक्ति मंत्रालय बीजेपी के साथ रह सकता है। सिविल एविएशन ये टीडीपी को मिल सकता है, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनके पास है। ग्रामीण विकास जेडीयू को मिल सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा अगर संगठन छोड़ते हैं तो फिर हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर उनकी वापसी हो सकती है। महिला बाल विकास मंत्रालय जो है किसी सहयोगी को दिया जा सकता है। मंत्रालयों के बाद बातें करते हैं राज्यवार कैबिनेट की। बात सियासी सूबे के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहां से मोदी कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिल सकती है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। मिर्जापुर से जीत की हैट्रिक लगाई है, कुर्मी समाज पर मजबूत पकड़ है। सहयोगी दल हैं अनुप्रिया पटेल अपना दल, यहां पर उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है इस बार। हालांकि बहुत टफ फाइट है, बहुत आसानी से नहीं आ रही, नाराजगी भी थी, लेकिन हैट्रिक लगाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है तमाम एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए। और कुर्मी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखती हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर महिला, सहयोगी, कुर्मी, तो ये तीनों फैक्टर उनके खाते में जाते हैं, तो एक यहां पर उनको भी मंत्रालय मिल सकता है। आरएलडी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर अभी राज्यसभा से सांसद जयंत की पार्टी से 2 सांसद जीते हैं, लेकिन जयंत को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जी हां, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो मिला, जयंत अपने पास भी आ गए, लेकिन अब युवा नेता हैं, जाट समुदाय जो है वो लगातार नाराज चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान भी हुआ है, तो हो सकता है कि जयंत के तौर पर ये नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाए, ये साधने की कोशिश जो है की जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि जी, लखनऊ से किस किस के पास जो है निमंत्रण पहुंच चुका है, किसके पास फोन कॉल आ चुका है? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कास्ट इक्वेशन का ख्याल ना रख के लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ है, उसका भरपाई जो है मंत्रिमंडल में करने की कोशिश करेंगे मोदी जी। देखिए, अब किसके पास फोन आया, किसको निमंत्रण मिला, ये बीजेपी में बता पाना बहुत मुश्किल है। कि अब किसी नए ब्राह्मण चेहरे को लाया जाएगा, तो जितिन प्रसाद क्योंकि सांसद बने हैं पीलीभीत से, तो ये कहा जा रहा है कि शायद जितिन प्रसाद को केंद्र में जगह मिल जाए। अब जहाँ तक जाति का सवाल है, तो आपने देखा कि 2019 की सरकार हो, मोदी सरकार हो, या 2014 की सरकार हो, या बाद में जो कैबिनेट विस्तार भी हुआ, उसमें जाति समीकरण का काफ़ी ज़्यादा ध्यान बीजेपी ने पहले भी रखा था कि कुर्मी हैं, जो बाकी लोध हैं, दलित हैं, सबके मंत्री बनाए थे। तो लेकिन इस बार जिस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है, और बीजेपी को समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीएफ फार्मूला दिया था वो पूरी तरह से काम कर गया। और उन्होंने जिस तरह से जातियों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की थी, जिसमें वो कामयाब भी रही थी 2014 में और बाकी चुनाव में, वो इस बार कामयाबी नहीं मिली। तो जिन जातियों की ज़्यादा नाराज़गी है, ऐसा समझा जा रहा है कि उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इस कैबिनेट में मिल सकता है। और यूपी क्योंकि बड़ा राज्य है, ज़्यादा सीट्स हैं, उसके काफ़ी मायने हैं, अहम है बीजेपी के लिए, तो अच्छे मंत्रालय भी। अब राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री यहाँ से हैं, जो लखनऊ से फिर से सांसद चुने गए हैं, तो आप कयासी पिनाज लगा सकती हैं, बहुत मुश्किल है कि यहाँ से किसको। प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया था कि मीडिया जो है जिनको मंत्री बनवाता है ना, बाद में वही बेचारे मंत्री नहीं बनते। मीडिया जिनके पास फोन कहलवा देता है, जिनके नाम चला देता है, वो जो है उनके पास असल में फोन नहीं आता है। तो इसीलिए कम से कम ऐसा हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। और आपने सही कहा कि आसान नहीं होता है बीजेपी के अंदर की खबरों को निकालना। बहरहाल यूपी के बाद सबसे ज्यादा जिस राज्य की चर्चा हो रही है वो है बिहार।
यहां नीतीश कुमार गठबंधन की अहम कड़ी है। 2019 में एनडीए के साथ होने के बाद भी नीतीश सिर्फ एक मंत्री पद मिलने से नाराज हो गए थे, लेकिन इस बार उनकी अहमियत भाई ज्यादा है। इस बार उनके साथ सरकार बन रही है, पहले वो सिर्फ सरकार में थे। ऐसे में नीतीश के कोटे से मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर एलजेपी चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट और मोदी जी के हनुमान, ऐसे में उनकी एंट्री भी मोदी कैबिनेट में पक्की मानी जा रही है। बिहार में मोदी के पास गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी जैसे चेहरे भी हैं और मोदी 3.0 में इन चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। मोदी के बीते दोनों कार्यकाल में बिहार के चेहरों को वरीयता मिली है। 2014 से 2019 के बीच बिहार से 9 मंत्री बनाए गए थे। वहीं 2019 से 2024 के बीच बिहार से 6 मंत्री बने, लेकिन इस बार बिहार से मंत्रियों का बढ़ना कमोबेश तय माना जा रहा है। तो भूमिहार, ब्राह्मण, पिछड़ा, यादव, पासी, तो हर जाति को जो है कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य हैं जहां पर आप जब तक जाति की बात नहीं करेंगे तब तक आप जो है वोट बैंक को नहीं साथ देंगे। और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से विकास छोड़ दीजिए, चेहरा छोड़ दीजिए, जातियों की राजनीति की वापसी हुई है। यही लोकसभा के नतीजों का संदेश भी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है, बयान आ रहा है। हम लोग को क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पुराना हम लोग का बिहार में बहुत सारे पूर्व में हमारे रेल मंत्री रहे हैं, हमारे नेता भी रेल मंत्री रहे हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि रेल विभाग मिले, लेकिन ये पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से तो नतीजे मनमाफिक नहीं आए हैं, इसलिए जातों को साधने की कोशिश होगी और सहयोगियों को भी उनका रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच अगर कहीं से नतीजे बहुत अच्छे आए थे तो मध्य प्रदेश था। स्ट्राइक रेट वहां पर 100% का हो गया, छिंदवाड़ा भी छीन लिया। तो ऐसे में वहां पर क्या इनाम मिलने जा रहा है कुछ लोगों को? किस तरह से ये 100% का स्ट्राइक रेट और विधानसभा के अच्छे परिणाम जो हैं आगे कंसिस्टेंसी बढ़ते हैं हिंदुस्तान के दिल में, ये जानने से अनुराग अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश से कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही खड़ा हो जाता है जब सवाल पूछा जा सकता है कि भाजपा कि राज्य में कौन जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। भाजपा आखिरी दम तक नहीं बताती है कि कौन वो ऐसे संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश भवन में मौजूद हूँ, मेरे पीछे तमाम जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे होंगे, लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और इसी प्रयास के चलते आए हैं कि दरअसल मंत्रिमंडल में जगह किसे मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि नतीजे सामने आए हैं, इस बार मध्य प्रदेश को उतनी तवज्जो मिलने नहीं जा रही है। पिछली बार तकरीबन 5 सांसद मध्य प्रदेश को मिले थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है चूंकि दूसरे दलों को भी समन्वित करना है, इसलिए इस बार जो चर्चा चल रही है 2 जो कैबिनेट है वो मिनिस्ट्री दी जाएगी, इसके अलावा 2 MOS की बात चल रही है। ऐसे में अब ये जो 2 जो कैबिनेट मंत्री की बात आ रही, तो सबसे पहला नाम जो उभर कर आ रहा है, चूंकि जिस तरीके से 163 विधायकों की संख्या लेकर आने में शिवराज सिंह चौहान सफल रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री पद भी एक ही बार में छोड़ा और अब 29 सीटों की जो माला ये मिली है बीजेपी में, उसमें बड़ा योगदान नजर आ रहा है। इसलिए सबसे बड़ा कयास जो लगाया जा रहा है वो शिवराज सिंह चौहान का है। दूसरा नाम निश्चित तौर पर जो शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है कयास नहीं कंफर्म है, लेकिन संगठन की भी अटकलें हैं और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि भाई मंत्रालय कौन सा मिलेगा, इसको लेकर भी सवाल है। अब कृषि मंत्रालय अगर सहयोगियों के पास जा रहा है तो शिवराज की बड़ी जीत और उनके कद के हिसाब से उन्हें खुश करने वाला मंत्रालय कौन सा होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, हमने मध्य प्रदेश भवन से तो क्या खबर आ रही थी ये सुन लिया, लेकिन बिहार की राजनीति जितनी उलझी हुई है जातियों में, उतना ही शायद यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों का नाम भी। कौन से नाम ऐसे हैं जो कम से कम चर्चाओं में ही सही आगे चल रहे हों? देखिए, आज नीतीश कुमार के आवास पर जो दिन भर राजनीतिक गतिविधियों को मैंने करीब से देखा है, उसके आधार पर ये अब साफ साफ दिख रहा है कि 2 नाम तो अब तय दिख रहे हैं, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। ललन सिंह नीतीश कुमार से आज मिलने आए, 2 बार आए, फिर रामनाथ ठाकुर को बुलाया गया है। इससे पहले रामनाथ ठाकुर वहां नजर नहीं आ रहे थे पिछले 2-3 दिनों में, आज उनको बुलाया गया और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और इनकी चर्चा पहले से भी थी।
ललन सिंह सब जानते हैं नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। जातीय समीकरणों के साथ साथ जो उनके पहले के महागठबंधन नीतीश कुमार को लेकर जो रिश्ते रहे हैं वो भी एक वजह है। और दूसरी तरफ रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा भी रही है। उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि इन दोनों का जो प्रतिनिधित्व है वो देखने को मिलेगा। तीसरा नाम कुशवाहा जाति से हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो नतीजे आए हैं लोकसभा के उसमें कुशवाहा जाति में सेंधमारी की कोशिश आरजेडी ने की है और कई जगहों पर यह प्रयोग सफल भी रहा है। औरंगाबाद से उनके कुशवाहा जाति से सांसद श्रवण कुशवाहा जीत भी गए हैं। तो अब जो कुशवाहा नीतीश कुमार के लवकुश का हिस्सा माना जाता था, नीतीश कुमार की पकड़ मानी जाती थी, उसमें आरजेडी ने सेंधमारी की कोशिश की है। तो ऐसे में कुशवाहा जाति को इसमें जगह देने की संभावना जताई जा रही है। और इसके अलावा यदि आप बीजेपी के नामों को देखें या फिर एलजेपी के, हम के, तो इन सबों में जातीय समीकरणों को ही पूरा ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि यूपी में जातीय समीकरणों को समझने में जो एक चूक हुई है, बिहार उससे सतर्क हुआ है। हालांकि बिहार में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उससे जो एक मैसेज मिला वो अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अब जाहिर है ये कोशिश होगी बीजेपी जेडीयू की और उनके गठबंधन के सहयोगियों की कि उस तरह की कोई चूक ना हो, और जाहिर है उसका असर हमें मंत्रिमंडल में नजर आएगा। जी, हनुमान जो हैं नरेंद्र मोदी, खुद को उनका हनुमान बताने वाले चिराग जो हैं, इस बार कहा जा रहा है कैबिनेट में जगह बनाने में उनको कामयाबी हासिल होगी। तो उनको लेकर कुछ अपडेट आ रही है और अगर वो खुद मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो फिर उनके जीजा का नाम संभवतः कट जाएगा और उनके पास एक और पद खाली होगा। तो वो किसके खाते में जा सकता है? देखिए, चिराग पासवान का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि जो अभी तक की जानकारी है उसमें उनकी पार्टी को सिर्फ एक मंत्री पद दिए जाने की बात आ रही है, लेकिन चिराग पासवान का जो मंत्रालय है वो भी अहम होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह चिराग के साथ अपने रिश्ते हैं और चिराग की चर्चा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों में कहे या फिर एनडीए की बैठक में भी आपने देखा होगा जिस तरह से चिराग उनके एक पसंदीदा नेता हैं, तो ऐसे में चिराग को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। और बिहार में चूंकि युवा चेहरा हैं तो इस नाते भी चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव नवंबर 25 में होना है बिहार में, तो चिराग की भूमिका निश्चित रूप से अधिक होगी। और यह भी माना जा रहा है कि बिल्कुल, तो बिहार में कम से कम जातियों का ख्याल दी जाएगी। दलित जाति से दोनों आते हैं। बिल्कुल, और दलित और ओबीसी की कुछ जातियां जो हैं छिटक कर दूसरे गठबंधनों के पास जाती हुई दिख रही हैं, इंडिया गठबंधन के पास, दूसरी पार्टियों के पास। तो ऐसे में उनको साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में जगह देकर जरूर की जाएगी।